उत्तराखंड की यह हमारी नवी वीडियो है उत्तराखंड इतिहास की, जिसमें हम चंद वंश का 56वां शासक कल्याण चंद चतुर्थ और पवार वंश का 51वां शासक पृथ्वी प्रदीप शाह के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रदीप शाह के बारे में। प्रदीप शाह संरक्षिका जो थी इनकी राजमाता जिया कनक देवी थी। प्रदीप शाह का सिक्का जो है वो लखनऊ संग्रहालय में रखा हुआ है। मोना शाही तिमासा मुद्रा का प्रचलन जो है वो प्रदीप शाह ने किया था। प्रदीप शाह ने ही मौलाराम को सबसे प्रथम संरक्षण दिया था। प्रदीप शाह के दरबार में 5 भाई कठैत जिनका वध पंचभैया काल पौड़ी में किया जाता है। रामायण प्रदीप जो है वो मेधाकर शर्मा ने लिखी थी। अब बात करते हैं पवार वंश का अगला शासक ललित शाह। ललित शाह के 4 पुत्र थे, जयकृत शाह, पराक्रम शाह, प्रद्युमन शाह, प्रीतम शाह। ये ललित शाह के पुत्र थे। उसके बाद ललित शाह की मृत्यु जो है वो मलेरिया से होती है। तो ये 52वां शासक था पवार वंश का। अब बात कर लेते हैं जो चंद्रवंश का 56वां शासक था कल्याण चंद चतुर्थ। इसने अल्मोड़ा में चौमहल बनवाया। कल्याण चंदोरदम के लेखक कवि सिप थे जो इन्हीं के समय रचित हुई थी। कांसीपुर के मुगल वजीर कमरुद्दीन द्वारा इन्हें सम्मान गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। तो ये 56वें राजा थे चंद्रवंश के। अब इनके बारे में आपस में रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। कल्याण चंद जो चंद्रवंश का शासक था और प्रदीप शाह पवार वंश का, इनके बीच में आपस में कैसा संबंध रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं 1743-44 में रोहिलों ने जब कुमाऊं पर आक्रमण किया था तो कल्याण चंद्र उसका शासक था चंद्रवंश का। तब रोहिला ने जब उस पर आक्रमण किया तो प्रदीप शाह ने चंदों की मदद की थी। कल्याण चंद भागकर प्रदीप शाह के पास चला गया। प्रदीप शाह ने इसकी मदद की और दोनागिरी के युद्ध में गढ़वाल व कुमाऊं की सेना संयुक्त रूप से रोहिलों के विरुद्ध लड़ी। रोहिले इस लड़ाई को जीत लेते हैं, फिर भी संयुक्त सेना के लड़ने के बाद भी इसको जीत लेते हैं। और कल्याण चंद उसके बाद प्रदीप शाह से 3 लाख रुपए लेकर रोहिलों को देता है, जिससे वो कभी भविष्य में आक्रमण ना करें। लेकिन उसके बाद भी वह 1745 में फिर आक्रमण कर देते हैं। जो कल्याण चंद फिर शिवदेव जोशी जो उसका सेनापति था उसके नेतृत्व में लड़ाई लड़ते हैं और उसके बाद चंद जो है इस युद्ध में जीत हासिल कर लेते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किसके शासनकाल को मित्रता के लिए जाना जाता है। प्रदीप शाह का काल चंद और पवार वंश की मित्रता के लिए जाना जाता है, क्योंकि प्रदीप शाह ने कल्याण चंद चतुर्थ की मदद की थी जब रोहिलों ने उस पर आक्रमण किया था, इसलिए इसको मित्रता के लिए जाना जाता है। अब कल्याण चंद का मुगलों से क्या संबंध रहा। कल्याण चंद ने मुगल बादशाह रंगीला जो था उसको भेंट देने के लिए जागेश्वर मंदिर से ऋण लिया था। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं कि शिवदेव जोशी कौन थे जिसके नेतृत्व में कल्याण चंद चतुर्थ ने रोहिलों को हराया था। तो ये बात कर लेते हैं इनका। कुमाऊं के शिवाजी, इन्हें नित्यानंद मिश्र द्वारा कहा गया। रोहिलों का उन्होंने डटकर सामना किया। अवध के नवाब मंसूर अली ने शिवदेव जोशी को बंदी बना लिया था। कल्याण चंद ने शिवदेव जोशी को बक्सी की उपाधि दी। कुमाऊं का बैरम खां रुद्रदत्त पंत ने शिवदेव जोशी को कहा। तो ये शिवदेव जोशी थे जो कल्याण चंद चतुर्थ के सेनापति थे। उसके बाद बात करते हैं 57वां शासक कल्याण चंद चतुर्थ के बाद दीपचंद शासक बना। शिवदेव जोशी इसका संरक्षक था, इनका भी संरक्षक रहे ये। पानीपत के युद्ध के समय जो चंद्रवंश का शासक वो तो दीपचंद था। दीपचंद ने शिवदेव जोशी के मरने के बाद हर्षदेव जोशी को अपना बक्सी सेनापति को कहा जाता है। तो शिवदेव जोशी के बाद कौन बना? हर्षदेव जोशी। दीपचंद ने अपना सेनापति बनाया। फ्रांसिस हैमिल्टन ने इसे गूंगा शासक कहा था। दीपचंद को क्या कहा था? फ्रांसिस हैमिल्टन ने गूंगा शासक। उसके बाद दीपचंद की मृत्यु जेल में तड़प कर हुई थी। तो ये 57वां शासक था। अब 58वें शासक मोहनचंद की बात करते हैं। बगवाली युद्ध मोहनचंद व ललित शाह के बीच में हुआ। नागा बाबाओं की सेनाएं बनाई थी मोहनचंद ने। कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठने वाला शासक मोहनचंद था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो हमने
चंद वंश के 58 शासक मोहन चंद तक पढ़ लिया है। अब बात करते हैं पवार वंश के 52वां शासक ललित शाह। इसका सिखों के साथ क्या संबंध रहा। सिखों पर इसने 2 बार आक्रमण किया। सिखों के 2 बार आक्रमण ललित शाह के ऊपर हुए, जिसमें 1775 1778 देहरादून में ये दोनों आक्रमण हुए। उसके बाद सिरमौर का युद्ध होता है 1779 में ललित शाह और सिखों के मध्य। अब बात करते हैं जब 57वां शासक चंदवंश का दीपचंद था, उसके भाई मोहन चंद ने 58वां शासक बना था, उसने गद्दी हड़प ली थी और जो दीपचंद का सेनापति था हर्षदेव जोशी, उसको बंदी बना लिया, लेकिन वह वहाँ से बच निकला। फिर उसके बाद हर्षदेव जोशी ने पवार वंश का जो 52वां शासक था ललित शाह, उसको आमंत्रित किया चंदों पर आक्रमण करने के लिए। उसके बाद फिर बगवाली पोखर का युद्ध होता है, जो ललित शाह 52वां शासक पवार वंश का और मोहन चंद 58वां शासक, उनके बीच में बगवाली पोखर का युद्ध होता है, जिसमें मोहन चंद युद्ध से भाग जाता है। उसके बाद ललित शाह, जिसके 4 पुत्र थे, प्रद्युमन शाह को, उसमें से एक पुत्र प्रद्युमन शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठाता है और हर्षदेव जोशी को उसका प्रधानमंत्री बनाता है। तो ललित शाह का एक पुत्र यहाँ पर कुमाऊं की गद्दी पर बैठ गया था, प्रद्युमन शाह। फिर उसके बाद ललित शाह की मृत्यु हो जाती है। ललित शाह का दूसरा पुत्र जयकृत शाह, वो गढ़वाल की गद्दी पर बैठता है। तो इसके दोनों पुत्रों का शासन अब एक का गढ़वाल पर, एक का कुमाऊं पर होने लगा। तो यहाँ से फिर आगे बात करते हैं। कुमाऊं की गद्दी पर 59वें शासक के रूप में प्रद्युमन शाह बैठा। ललित शाह ने जब मोहनचंद को युद्ध में भगा दिया उसके बाद, तो राजा प्रद्युमन शाह था, इनका प्रधानमंत्री हर्षदेव जोशी। इसने अब दीपचंद का दत्तक पुत्र घोषित किया अपने आप को। गढ़वाल और कुमाऊं का राजा बनने वाला एकमात्र शासक था ये। अब बात करते हैं गढ़वाल की गद्दी की। गढ़वाल की गद्दी जब ललित शाह की मलेरिया से मृत्यु हो गई, उसने अपने एक पुत्र को जयकृत शाह को गढ़वाल की गद्दी पर बिठाया, जिसका शासन था 1780 से 1785। जयकृत शाह ने सिखों को कर दिया राखी, मतलब सिखों के आक्रमण के डर से जयकृत शाह ने सिखों को कर दिया करता था। राखी नाम था उसका, कर का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मोलाराम को 60 गांव की जागीरें देने वाला जयकृत शाह ने दी थी। इसका प्रमुख सेनापति कृपाराम ढोभाल था। दरबारियों के षड्यंत्र से तंग आकर देव प्रयाग के रघुनाथ मंदिर में जाकर इसने आत्महत्या कर ली थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब बात करते हैं जब प्रद्युमन शाह कुमाऊं की गद्दी पर बैठा हुआ था और जयकृत शाह गढ़वाल की गद्दी पर था, तो इनके बीच में आपस में युद्ध हुआ, जिसे हम कपरोली का युद्ध के नाम से जानते हैं। तो जयकृत शाह और जगत प्रकाश का युद्ध प्रद्युमन चंद और पराक्रम शाह, इन दोनों के मध्य हुआ, जिसमें जयकृत शाह विजयी रहा। उसके बाद जोशियाड़ा कांड है। एक जोशियाड़ा कांड क्या है। हर्षदेव जोशी ने कुमाऊनी सेना के नेतृत्व में श्रीनगर देवलगढ़ पर आक्रमण किया था। इसे ही जोशियाड़ा कांड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब जयकृत शाह अपने दरबारियों से तंग आने के बाद जब आत्महत्या कर लेता है, तो गढ़वाल की गद्दी खाली हो जाती है। तो प्रद्युमन शाह इसका फ़ायदा उठाकर हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का प्रधानमंत्री बनाकर गढ़वाल की गद्दी पर बैठ जाता है, जहाँ से उसका शासनकाल 1786 से 1804 तक रहता है। इसके समय 1795 में भयंकर अकाल पड़ा। 1851-52 इक्यावनी बामनी के नाम से इसे जाना जाता है, इम्पोर्टेंट है दोनों। 1803 में गढ़वाल में भयंकर भूकंप आया था, जिसमें बद्रीनाथ मंदिर भी क्षति हो गया था। तो ये दोनों घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रद्युमन शाह के समय हुई। गढ़वाल का हुमायूं प्रद्युमन शाह को कहा जाता है। प्रद्युमन शाह व उसकी पत्नी का दंपत्ति चित्र मोलाराम ने बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। गढ़वाल के 1795 के अकाल का वर्णन कैप्टन हार्डविक ने किया, जब वह 1796 में गढ़वाल आया था। 1795 में एक जो भयंकर अकाल पड़ा था, उसको इक्यावनी बामनी के नाम से जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका वर्णन किसने किया था? कैप्टन हार्डविक ने। प्रद्युमन शाह के काल को आपदाओं का काल भी कहा जाता है। अब इसका एक भाई और था पराक्रम शाह, जिसे गढ़वाल का बिलासी राजा कहा जाता है। मतलब ये प्रद्युमन शाह का भाई था और ललित शाह का एक पुत्र था, 4 पुत्रों में से एक। इसने मोलाराम की गढ़ी का छीन ली थी। गढ़ गीता संग्राम गढ़ी का नाटक में पराक्रम शाह के अत्याचारों का वर्णन मिलता है। यह बहुत अत्याचारी शासक था। अब बात करते हैं हर्षदेव जोशी।
हर्षदेव जोशी, जिसे प्रद्युमन शाह कुमाऊं का प्रधानमंत्री बनाने के बाद खुद गढ़वाल की गद्दी पर बैठ गया था, तो हर्षदेव जोशी के बारे में बात करते हैं। इसे कुमाऊं राजनीति का अर्ल बारिक कहा जाता है, कुमाऊं का किंग मेकर। कुमाऊं राजनीति का अर्ल बारिक इसे डब्ल्यू फ्रेजर ने कहा। इसने 8 नरेशों को गद्दी पर बिठाया। राहुल साकृत्यायन ने इसे विभीषण की संज्ञा दी थी। अब बात करते हैं कुमाऊं पर हर्षदेव जोशी एक प्रधानमंत्री के रूप में शासन कर रहा था, क्योंकि प्रद्युमन शाह गढ़वाल की गद्दी पर राजा बन गया था। तो कुमाऊं का सिंहासन खाली होने का फ़ायदा उठाकर मोहनचंद, जिसे ललित शाह ने हरा युद्ध से भगा दिया था, तो उसने लाल सिंह की मदद से हर्षदेव जोशी से कुमाऊं की गद्दी छीन ली, जो प्रद्युमन शाह के प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊं पर शासन कर रहा था। ये मैंने पहले ही बता दिया। अब बात करते हैं, हर्षदेव जोशी ने फिर से सशक्त सेना तैयार की और पाली के गांव के युद्ध में मोहनचंद को हराया, और मोहनचंद के बाद शिवचंद को शासक बनाया। शिवचंद 60वां शासक हुआ। हर्षदेव जोशी ने इसको बनाया था। इसे मिट्टी का महादेव कहते हैं। उसके बाद मोहनचंद के भाई लाल सिंह ने रामपुर के नवाब की मदद से शिवचंद को गद्दी से हटाकर महेंद्र चंद को शासक बनाया, जो चंद वंश का अंतिम शासक था। हर्षदेव जोशी ने जब महेंद्र चंद वंश का शासक बन गया, तो हर्षदेव जोशी ने बरेली क्षेत्र से नेपाल की डोटी क्षेत्र के जो राजा थे रण बहादुर, उसको उत्तराखंड पर युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया। यहीं से गोरखों का आगमन होता है, और अल्मोड़ा के हवलवाग में गोरखा जो है वो महेंद्र चंद को हरा देते हैं। वो साधारण से युद्ध में पराजित हो जाता है। तो यहीं से कुमाऊं पर चंद्रवंश का शासन का अंत हो जाता है और गोरखों का शासन शुरू हो जाता है। तो कुमाऊं की गद्दी पर यहाँ पे गोरखा बैठ जाते हैं। उसके बाद 1804 में प्रद्युमन शाह 1804 तक गढ़वाल की गद्दी पर शासन करता रहता है, लेकिन 1804 में भी खुड़बुड़ा के युद्ध में प्रद्युमन शाह जो है वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, और वहाँ से गढ़वाल पर भी गोरखों का शासन शुरू हो जाता है। तो कुमाऊं पर 1790 से 1815 25 वर्ष, और 1804 से 1815 लगभग 10.5 वर्ष तक गोरखों का शासन उत्तराखंड पर रहा। इसका हम जो वर्णन है वो आगे अगली वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर चंद और पवार वंश के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया। अब यहाँ से आगे का जो है वो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।